वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम एक ऐसे एडिक्ट अमीर बिगड़े हुए लड़के के बारे में बताएंगे मूवी, जिसको एक अनजान फैमिली किडनैप कर लेती है, जिसके बाद उस लड़के के साथ वो फैमिली काफी अजीब तरह का टॉर्चर और बिहेवियर करती है। अब ये देखकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि ये लोग इस लड़के के साथ ये बिहेवियर क्यों कर रहे हैं। बहुत मजेदार कहानी दोस्तों, मजा आएगा आपको। शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत रात के समय से होती है। शहर की चमकती सड़कों पर टॉमी नाम का एक अय्याश और नशेड़ी लड़का अपनी गर्लफ्रेंड गैबी के साथ बाहर घूम रहा होता है। दोनों एक क्लब के बाहर अपने दोस्तों से मिलते हैं, जहां टॉमी अलग अलग तरह की नशीली चीजें लेकर आ जाता है, लेकिन गैबी इसको साफ मना कर देती है। अब एक दूसरे क्लब के बाहर लंबी लाइन लगी होती है दोस्तों, जिससे परेशान होकर टॉमी बाउंसर से उलझ जाता है और बात इतनी बढ़ जाती है कि टॉमी उसको थप्पड़ तक मार देता है। फिर माहौल ज्यादा ना बिगड़ जाए, इसीलिए टॉमी के दोस्त बीच में आकर ये मामला संभाल लेते हैं। थोड़ी देर के बाद क्या होता है, सभी लोग दूसरे क्लब में पहुंच जाते हैं और वहां जमकर शराब और बियर वगैरह पीते हैं। लेकिन यहाँ पे टॉमी सारी हदें पार करके और भी कई गलत चीजें करता है। वो बार बार गैबी को भी शामिल होने के लिए कहता है, लेकिन वो मना कर देती है कि नहीं। फिर यहाँ टॉमी गैबी से पाउडर लाने के लिए कह रहा होता है। तभी एक दूसरी लड़की वहां पर आकर बचा हुआ पाउडर ले लेती है। इसके बाद टॉमी उसी लड़की के साथ डांस करने लग जाता है और उसे किस भी करता है। और जब सभी क्लब के बाहर निकलते हैं तो सड़क पर शोर शराबा करते हैं। नशा करने की वजह से टॉमी की तबीयत बहुत खराब हो रही होती है, उसको लगातार उल्टी होती है, लेकिन इसके बावजूद वो शराब पीना या बाकी नशे करना बंद नहीं करता। इसके बाद ये सभी एक और क्लब में जाते हैं, जहां टॉमी उस दूसरी लड़की के साथ इंटीमेट होने लगता है। तो ये सारी हरकतें देखकर गैबी गुस्से में उस लड़की के बाल पकड़कर दूर खींच ले जाती है और टॉमी को गैबी का ये जलन वाला रवैया अच्छा लगता है। अब आखिर में गैबी टॉमी से कहती है, तुम दोस्तों के साथ टैक्सी में बैठ जाओ, चलते हैं घर को। लेकिन टॉमी मना कर देता है और कहता है कि अभी रात खत्म कहाँ हुई है, मुझे और भी ज्यादा एंजॉय करना है। तो वो अकेले ही सड़कों पर घूमने लग जाता है। वो नशे में पूरी तरह बह चुका था दोस्तों, कभी लोगों को परेशान करता तो कभी दूसरे लोगों के साथ बदतमीजी करता। फिर वो एक और क्लब में चला जाता और वहां भी खुद पर काबू नहीं रख पाता। फिर इसी हालात में भटकते भटकते अचानक एक कार उसके पास आकर रुक जाती है और ड्राइवर बाहर निकलकर उसे पकड़ लेता है। फिर वो टॉमी को बेहोश करके अपनी कार के अंदर डालकर लेके जाता है। कुछ समय के बाद सीन होता है शिफ्ट क्रिस और रीना पर। दोनों एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं, जहां क्रिस रीना से कुछ अजीब सवाल पूछता है, जैसे कि क्या तुम्हारे बच्चे हैं या तुम्हें किसी नशे वगैरह की लत है। इस तरह के सवाल पूछकर फिर वो उसे अपने घर में काम देने के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाता है। अगली सुबह रीना उसके घर पहुंच जाती है। दरवाजा खोलने से पहले क्रिस अपना विग पहनता है। फिर अंदर आने के बाद वो रीना की मेटल डिटेक्टर से जांच करता है और उसका फोन लेकर एक सेफ में बंद कर देता है। मतलब यहाँ पे क्रिस का ये रूल है कि फोन यहाँ पे अलाउ नहीं है। साथ ही वो रीना को याद दिलाता है कि कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक तुम यहाँ इस घर के बारे में किसी से कुछ भी नहीं कह सकती। मतलब तुम्हें मेरे या इस घर के बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताना। इसी बीच क्रिस की पत्नी कैथरीन कमरे में आ जाती है, लेकिन बिना कुछ बोले चली जाती है। क्रिस रीना को अपनी पत्नी का नाम बताता है और फिर क्रिस रीना को पूरे घर का टूर करवाता है और अपने 10 साल के बेटे जोनाथन से भी मिलवाता है। हालांकि क्रिस रीना को अपने बेडरूम में नहीं लेके जाता और कहता है कि वहाँ कुछ भी गड़बड़ हुआ तो कैथरीन बुरी तरह रिएक्ट करेगी, जो कि काफी अजीब बात हो सकती है उसके लिए, इसलिए फिलहाल उस रूम में नहीं जाते हैं। इसके बाद वो रीना को घर के नीचे बने एक कमरे में लेके जाता है, जहाँ का मंजर देखकर वो बिल्कुल हैरान दोस्तों, क्योंकि यहाँ टॉमी जंजीरों में जकड़ा हुआ है। वो फर्श पर एक पतले से गड्ढे पे पड़ा हुआ है और एक टेप पर लगातार अजीब सी जंगल की आवाजें चल रही है। तो रीना बड़ी डर जाती है। वो वहां से जाने की कोशिश करती है, लेकिन क्रिस उसको समझाता है कि ये टॉमी बीमार है और इसे ठीक करना है कैसे भी करके। क्रिस ये भी बताता है कि मैंने तुम्हारा पूरा बैकग्राउंड चेक कराया है और मुझे पता है कि तुम एक इलीगल इमिग्रेंट हो। मतलब रीना दोस्तों इस देश में गलत तरीके से घुसी हुई है और ये बात अगर बाहर आ गई तो रीना के लिए भी प्रॉब्लम हो जाएगी। अब इस चीज से मजबूर होकर रीना वहाँ काम करने के लिए तैयार हो जाती है। फिर क्रिस उसे घर के नियम समझाता है, जैसे कि बाहर की कोई भी चीज इस्तेमाल नहीं करनी है, सिर्फ उनके दिए गए इको फ्रेंडली सामान ही यूज में आने चाहिए, क्योंकि ये एक जीरो वेस्ट घर है। फिर वो आगे कहता है, तुम्हें नीचे बेसमेंट की सफाई करनी होगी, लेकिन टॉमी की किसी भी बात पे ध्यान नहीं देना है। अगर तुम्हें खतरा महसूस हो तो तुम इस गन से, करंट वाली गन से या स्प्रे का इस्तेमाल कर सकती हो उसके ऊपर। तो दोस्तों जब टॉमी होश में आता है तो वो रीना से मदद की गुहार लगाता है, लेकिन डरी हुई रीना उसकी बात अनसुनी करके तुरंत ऊपर चली जाती है। ऊपर आने पर क्रिस रीना को भरोसा दिलाता है कि ये टॉमी को ज्यादा समय तक नीचे नहीं रखा जाएगा, वो बस एक बुरा दौर से गुजर रहा है, उसके बाद उसको बाहर निकाल दिया जाएगा। तो रीना फिर सोचती कि चलो कुछ टाइम के बाद वो छूट जाएगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं दोस्तों टॉमी के लिए थोड़ा हमदर्दी हो रही है कि बेचारे की ऐसी हालत होकर रखी हुई है। लेकिन अभी क्रिस ने कहा ना कि कुछ समय के बाद वो निकल जाएगा, तो रीना थोड़ा टेंशन फ्री हो गई और इस तरह वो इस काम को जारी रखने के लिए मान जाती है और तय होता है कि वो हफ्ते में 2 दिन आएगी और सफाई वगैरह करके चली जाएगी। तो शाम की बात है, क्रिस टॉमी के लिए खाना लेकर आता है, लेकिन टॉमी गुस्से में खाना फेंक देता है और उसको धमकाता भी है। जब वो चेन खींचकर क्रिस के पास पहुंचने की कोशिश करता है तो चाहकर भी वो क्रिस को छू नहीं
नहीं पाता और इसी दौरान टॉमी की हालत इतनी खराब हो जाती है ना कि उसका दम घुटने लगता है। क्रिस किसी तरह उसको शॉक देकर संभालता है और बिस्तर पर लेटाने के बाद ऊपर आकर अपने परिवार यानी कि कैथरीन और जोनाथन के साथ अपना मस्त रात का खाना करता है। तो जब जोनाथन पूछता है कि क्या टॉमी को खाना पसंद आया, तो क्रिस झूठ कह देता है कि हाँ। अब यहाँ पे कैथरीन को शक होता है, लेकिन क्रिस उसको भी भरोसा दिलाता है कि सब कंट्रोल में है। बहुत खतरनाक परिवार है दोस्तों। अब अगले दिन क्रिस टॉमी को एक वीडियो दिखाता है जो कि टॉमी ने ही इंटरनेट पे अपलोड की थी। इसमें टॉमी ने एक कार एक्सीडेंट कर दिया था, वो भी जानबूझकर नशे में। लेकिन ये देखते हुए बुरा महसूस करने के बजाय टॉमी उल्टा खुश हो रहा होता है, जैसे कि ये उसने बहुत ही बढ़िया काम किया हो। तो क्रिस उसको उसके किए गए गलत काम गिनवाता है, जैसे कि उसने इसी तरह नशे में कई लोगों को परेशान किया है। लेकिन टॉमी उसकी बात का मजाक उड़ा देता है कि अरे। फिर एक और वीडियो चलाता है जिसमें शराब पीकर गाड़ी चलाने के खतरों के बारे में सारी चीजें बताई जा रही होती है। और ये वीडियो टॉमी के लिए क्रिस ने अपने बेटे जोनाथन के साथ बनाई। लेकिन अभी टॉमी पर दोस्तों इसका कोई भी असर नहीं पड़ रहा। वो तो बस लगातार क्रिस को गालियां देते जाता है। और अब दोपहर की बात है, टॉमी चेन तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन नाकाम रहता है। इसी दौरान वो गलती से एक टेबल को लात मार देता है और उस पे रखा हुआ टॉमी का ही टॉयलेट उस पे गिर जाता है। उधर की बात करूं तो क्रिस कैथरीन को नीचे चलने के लिए कहता है, मनाता है उसको कि चलो एक बार देख लो तुम भी टॉमी को। दोनों जब बेसमेंट में पहुंचते हैं तो टॉमी बिस्तर पर पड़ा होता है और जैसे ही क्रिस आवाज देता है ना उसको, टॉमी अचानक अपनी गंदी पैंट कैथरीन पर फेंक देता है और क्रिस पर भी हमला करता है। वो चेन से क्रिस का गला दबाने की कोशिश करने लगता है दोस्तों। तो क्रिस तुरंत कैथरीन को ऊपर जाने के लिए कह देता है और फिर उसके जाते ही टॉमी को काबू में करने के लिए उसको मारता पीटता है। बाद में क्या होता है कि वो जल्दी से ऊपर जाकर कैथरीन से माफी भी मांगता है और उसके लिए पानी भरकर उसको नहाने के लिए कहता है। इसी बीच उसका बेटा जोनाथन उससे कहता है क्या मैं चार्ली की कॉमिक्स बुक पढ़ लूं। दोस्तों ये चार्ली कौन है उसके बारे में मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। तो क्रिस उसको इजाजत दे देता है कॉमिक्स पढ़ने के लिए। साथ ही वो ये भी जोनाथन से कहता है कि ये बात कैथरीन से छुपा के रखना, ओके। फिर दोस्तों वो एक सूटकेस लेकर टॉमी के पास जाता है और कहता है कि तुम्हें मेरी पत्नी से देखो माफी मांगनी चाहिए। लेकिन टॉमी उल्टा ही उसको दोषी ठहराता है और गुस्से में और भी कई सारी गंदी गंदी गालियां देने लग जाता है। वो पूछता है कि तुमने मुझे यहाँ पे कैद क्यों करके रखा हुआ है बताओ। तो क्रिस सूटकेस खोलता है जिसमें कुछ खतरनाक चीजें होती है। वो टॉमी की आंखों पर पेपर स्प्रे करता है और फिर एक डंडे से टॉमी को बहुत ज्यादा मारता भी है, मतलब बुरी तरह टॉर्चर। लेकिन मारते वक्त भी वो कुछ ज्यादा खुश नहीं लगता और बार बार मारते मारते टॉमी को बैड बॉय कहता जाता है। कुछ देर के बाद दोस्तों जोनाथन क्रिस से कहता है क्या मैं टॉमी के साथ थोड़ा टाइम बिता लूं। तो क्रिस कहता है बेटा वो अभी तैयार नहीं है इसके लिए। अगले दिन रीना फिर से आती है और बेसमेंट की सफाई शुरू करती है। टॉमी उसको कई ताने मारता है तो रीना कहती है कि देखो मैं कुछ नहीं कर सकती। अब रीना के बोलने की शैली यानी कि एक्सेंट टॉमी समझ जाता है कि वो इस देश की नहीं है बल्कि बाहर की है और फिर भी वो उसका मजाक उड़ाता है कि अच्छा तुम तो लगता है इमिग्रेंट हो, वो भी इलीगल, हमारे देश में धोखे से घुसी हो हैं। तो टॉमी की इस बात पे रीना रो पड़ती है और तभी वहाँ पे क्रिस आ जाता है और ये सारी चीजें देखकर टॉमी को माफी मांगने को कहता है कि माफी मांगो। तो पहले तो टॉमी मना कर देता है, लेकिन जब क्रिस उसके करीब आता है तो डर कर टॉमी को माफी मांगनी ही पड़ती है क्योंकि उसको क्रिस की मार अच्छे से याद आ जाती है। खैर दोस्तों रीना के जाने के बाद क्रिस टॉमी को एक बढ़िया वाली दवाई देता है ताकि उसको दर्द से आराम मिले। बताओ यार, मार भी रहा है दवाई भी दे रहा है, बढ़िया है। और साथ ही वो कहता है कि टॉमी आज तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। कुछ देर के बाद दोस्तों टॉमी को लिविंग रूम में लेकर आकर बांध दिया जाता है और जोनाथन उसको पॉपकॉर्न देता है ताकि वो सभी साथ में फिल्म देख सके। जोनाथन उसी फिल्म को चुनता है जो चार्ली को पसंद थी और अब कैथरीन अपने कमरे में होती है। तभी उसको जब मूवी की आवाजें आती है ना तो वो भी आ जाती है बाहर और सभी के साथ वहां बैठ जाती है। फिल्म का अंत दोस्तों काफी इमोशनल होता है जिसको देखकर तो टॉमी भी रो पड़ता है। ये जो फीलिंग्स थी, ये जो एहसास था उसके लिए बहुत ही नया और अजीब होता है क्योंकि आज से पहले वो इतना इमोशनल शायद ही कभी हुआ होगा। और उसके बाद उसको फिर से नीचे तहखाने में ले जाया जाता है। इस तरह टॉमी ने कभी अपने परिवार के साथ बैठकर मूवी नहीं देखी थी दोस्तों। शायद उसका फैमिली के साथ, मतलब किसी भी फैमिली के साथ ये पहला एक्सपीरियंस था मूवी देखने का। तो रात की बात है, कैथरीन अपने पति क्रिस से बात करते करते उसको बताती कि फिल्म ने तो मुझे चार्ली की याद दिला दी। फिर वो अपने सपने के बारे में भी बताती है कि मैंने सपने में चार्ली को देखा और भावुक होकर फिर वो रोने लग जाती है दोस्तों। लेकिन वहीं नीचे टॉमी के सामने टीवी पर एक वीडियो चल रही होती है जिसमें गलत चीजों से दूर रहने की सलाह दी जा रही है। टॉमी तो बार बार खुद को खींचकर टीवी बंद करने की कोशिश करता है लेकिन असफल रहता है। फिर वो दीवार से चेन निकालने की कोशिश करता है लेकिन वो भी नहीं पाता। और यहाँ वीडियो में एक बात कही जाती है कि बदलाव का असली तरीका पुरानी चीजों से लड़ना नहीं बल्कि नई चीजें अपनाना है। यही बात टॉमी के दिमाग में फिट बैठ जाती है और उसको एक बढ़िया सा प्लान सोचता है। हाँ दोस्तों, अब देखिए आगे क्या होता है। अगले दिन ना टॉमी कैथरीन से पहले माफी मांगता है और बड़े नरम और सच्चे अंदाज में कहता है कि मुझे अपने किए पर बहुत ही पछतावा है और मैं दोबारा कभी ऐसा नहीं करूंगा। पहले तो कैथरीन हिचकिचाती है लेकिन आखिर में उसकी बात मान लेती है वो। क्रिस भी ये देखकर खुश होता है। इसके बाद दोस्तों क्रिस एक और वीडियो चलाता है और कैथरीन टॉमी के लिए
चश्मा लेकर आ जाती है। शुरुआत में टॉमी मना करता है, लेकिन जैसे वो चश्मा पहनता है उसे सब कुछ साफ दिखने लगता है और वो हैरान रह जाता है। वीडियो में टॉमी की पुरानी हरकतें और सड़क पर किए गए गलत काम दिखाए जा रहे होते हैं। मतलब वो लोगों को कैसे परेशान करता था, उनकी वीडियो बनाता था परेशान करते हुए, वो सारी चीजें चलती हैं। उसने एक वीडियो में लड़के को बहुत बुरी तरह मारा होता है। तो यहाँ पे क्रिस टॉमी से कहता है कि तुमने अपनी पूरी जिंदगी यही सब किया बेटा, नशे में वो भी, और तुम अपनी अमीरी की वजह से पकड़े भी नहीं गए। कुछ दिनों के बाद क्रिस टॉमी के गले की चेन थोड़ी लंबी कर देता है ताकि वो बाथरूम तक जा सके। वो अभी तक तो बास्केट में ये सब करता हुआ आ रहा था। चेन लंबी होने के कारण मौका मिलते ही टॉमी उस तेज आवाज वाले म्यूजिक को बंद कर देता है जो कि क्रिस हमेशा उसके पास छोड़ जाता था। वो बोर हो चुका था, परेशान हो चुका था सुन सुनकर। तो कैथरीन उसको चार्ली के कपड़े और एक किताब देती है, लेकिन टॉमी कहता है कि किताबें सिर्फ कमजोर लोग पढ़ते हैं। और फिर से कैथरीन को ये बात बड़ी बुरी लगती है। तो टॉमी अपने प्लान के बारे में सोचकर किताब पढ़ने का नाटक करने लग जाता है। वो सोचता है कि फिर गड़बड़ करी तो ये मारेंगे कूटेंगे। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। कैथरीन दरवाजा खोलने जाती है और एक पार्सल लेकर आती है। इसी दौरान दोस्तों क्रिस टॉमी को चुप रहने की धमकी देता है और उसे शांत रहने पर गुड बॉय कहता है। तभी कैथरीन अपने बेटे को भी समझाती है कि देखो, किसी भी अजनबी के लिए इस तरह गेट नहीं खोलना चाहिए। और यहाँ कैथरीन दोस्तों बड़े लोहे वाले गेट की बात कर रही है। अगले दिन कैथरीन को जोनाथन के कपड़ों में सिगरेट मिलती है। तो इस पर क्रिस उससे बात करता है। जोनाथन कहता है कि मैं सिगरेट नहीं पीता और मैंने बस ऐसे मजे के लिए एक बार ट्राई की थी, लेकिन अब नहीं करूंगा। तो क्रिस उसको समझाता है कि बेटे, मैंने भी बचपन में एक बार ऐसे किया था, लेकिन मुझे पसंद नहीं आया और मैंने दोबारा उसको हाथ नहीं लगाया, इसलिए तुम भी अब कभी मत लगाना। तो जोनाथन समझ जाता है। तो क्रिस उसको गुड बॉय कहता है। लेकिन कैथरीन को ये काफी नहीं लगता। वो जोनाथन को सजा देने के लिए उसे जबरदस्ती एक और सिगरेट पीने के लिए मजबूर करती है। जोनाथन खांसने लगता है, उसका गला जलने लग जाता है और वो बहुत ही परेशान भी हो जाता है। कैथरीन ने उसको ये सबक सिखाने के लिए किया था दोस्तों। इसके बाद कैथरीन उसको समझाती है कि हम तुमसे प्यार करते हैं, जो चीज हमें नुकसान पहुंचाती है उसे खत्म करना जरूरी है। जितना जल्दी ये सीख लोगे उतना बढ़िया होगा। और अब अगली बार जब रीना आती है तो टॉमी उससे भी माफी मांगता है और साथ ही सिगरेट मांगता है। रीना कहती है कि मैं सिगरेट नहीं पीती और फिर वो टॉमी को एक च्युइंग गम देती है। टॉमी दोस्तों उससे बातों ही बातों में ये जानने की कोशिश करता है कि मतलब मैं इस वक्त हूँ कहाँ पे, ये लोकेशन कौन सी है। तो रीना उसकी बातों को पहले नजरअंदाज करके चली जाती है। इसके बाद टॉमी खुद को खींचकर लॉन्ड्री रूम तक पहुंचाने की कोशिश करता है ताकि सफाई का सामान उसके पास पहुंच सके या वो सामान तक पहुंच जाए, लेकिन वो इसमें भी कामयाब नहीं हो पाता। आगे जब क्रिस नीचे बेसमेंट में जाता है तो टॉमी दिखावा करता है कि वो किताब पढ़ रहा था और क्रिस को देखकर वो उसे कांस्टेबल कहकर बुलाता है, क्योंकि अब टॉमी को समझ आ चुका है कि क्रिस एक पुलिस वाला है। फिर वो क्रिस से आजादी की भीख मांगता है और वादा करता है कि किसी से मैं कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन क्रिस उसकी बात को अनसुना करके टीवी चालू कर देता है। थोड़ी देर में कैथरीन भी आ जाती है और तीनों एक वीडियो देखते हैं जिसमें टॉमी और उसके दोस्त एक छोटे लड़के को परेशान कर रहे होते हैं। वो यहाँ तक कि उस स्कूल जाने वाले लड़के का फोन भी तोड़ देते हैं और ये सब बस मस्ती के लिए करते हैं ताकि एक बढ़िया सी वीडियो बन जाए। ये देखकर टॉमी बेचैन तो हो जाता है, उसकी आंखों में आंसू तो आ जाते हैं और वो वीडियो बंद करने के लिए गुहार लगाता है। उसे अब अपने कामों के लिए पछतावा हो रहा था, बुरे कामों के लिए। अगले दिन दोस्तों क्रिस अपने बेटे जोनाथन को मैथ्स पढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका तरीका काफी सख्त होता है। तभी कैथरीन बीच में आकर जोनाथन को प्यार से मैथ्स समझाती है। इसी दौरान क्रिस शौक वाली गन को उठाकर नीचे जाता है और गंदे बर्तन लेने के बहाने पहली बार असली धातु के चम्मच कांटे का इस्तेमाल करता है। अभी तक उसने धातु वाले चम्मच नहीं दिए थे उसको खाने के लिए, मतलब टॉमी को, क्योंकि उससे लगा कहीं ये इससे खुद को नुकसान ना पहुंचा दे या कुछ बुरा ना कर दे। अभी तक प्लास्टिक के चम्मच देता था, लेकिन अब उसको थोड़ा बहुत विश्वास हो रहा है उस पर कि टॉमी इसका इस्तेमाल करके भागने की कोशिश नहीं करेगा। और दोस्तों टॉमी सच में किताब पढ़ने लगा हुआ है, तो जहाँ पे मुश्किल शब्द आते हैं क्रिस उसकी मदद करता है। तो टॉमी उससे कहता है कि अगर मैं ये किताब खत्म कर दूं तो क्या मुझे फुटबॉल के स्कोर बताओगे। क्रिस कहता है कि हर किताब खत्म करने पर मैं तुम्हें एक नॉन अल्कोहलिक बियर लेके दूंगा। टॉमी खुश होता है। उस रात क्रिस बाहर खड़ी कैथरीन के पास जाता है, कहती है अब टाइम आ चुका है। और फिर अगली सुबह टॉमी एक्सरसाइज करते हुए किताब पढ़ रहा होता है। तभी पूरा परिवार केक लेकर नीचे आता है और हैप्पी बर्थडे गाना गाता है। टॉमी मोमबत्तियां बुझाता है और केक काटा जाता है। आज टॉमी का बर्थडे, तो हैप्पी बर्थडे टॉमी। और टॉमी सरप्राइज से बिल्कुल खुश था क्योंकि ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था दोस्तों। तभी आगे कैथरीन बताती है ये केक जोनाथन ने बनाया। वो कहती है कि तुम्हारे लिए एक खास तोहफा भी है, लेकिन उससे पहले हमें तुम्हें क्लोरोफॉर्म देकर बेहोश करना होगा। टॉमी क्रिस को इजाजत दे देता है और वो हो जाता है बेहोश। उसके बाद दोस्तों जब टॉमी की आंख खुलती है ना, तो वो खुद को एक बड़े खुले मैदान में पाता है। वो अभी भी जंजीरों में बंधा होता है, लेकिन अब उसने नए कपड़े पहने होते हैं। क्रिस, कैथरीन और जोनाथन उसके साथ पिकनिक मनाने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं और आज टॉमी को इन सभी के साथ बैठकर साथ में खाने पीने की इजाजत भी मिली है। खाने के दौरान टॉमी कैथरीन से एक किताब के बारे में बात करता है जो उसने हाल ही में खत्म की है और जोनाथन को कहानियां भी सुनाता है। इसी बीच टॉमी की नजर बार बार पास रखे चाकू पर जाती है, लेकिन वो खुद को रोकने के लिए ध्यान भटकाता है और टेनिस खेलने लगता है। दोस्तों यहाँ पर हमें साफ पता चलता है कि टॉमी अब यहाँ इन लोगों के साथ अच्छा रहने लग गया है, या फिर वो शायद
सही मौके के इंतजार में। देखते हैं क्या है। खैर, अब टॉमी को असल में पिकनिक खत्म होने के बाद फिर से बेहोश किया जाता है ताकि उसको वापस ले जाया जा सके, और ऐसा क्रिस लोगों ने इसीलिए किया ताकि टॉमी रास्ता ना देख ले। अगली बार जब टॉमी उठता है तो वो खुद को ऊपर के एक छोटे कमरे में जंजीरों से बंधा हुआ पाता है। वहाँ पर एक टेबल होती है जिस पर कुछ शब्द कुरेदे हुए होते हैं। क्रिस उसको छत पर लगी रेलिंग दिखाता है जिससे अब टॉमी घर के कई हिस्सों तक जा सकता है दोस्तों, जबकि वैसे इस दौरान वो जंजीरों में किसी जानवर की तरह कैद ही रहेगा, ये भी बात है। तो कैथरीन उसको अपनी खास घंटी भी देती है और कहती है कि ये तुम्हारे लिए मेरी तरफ से है क्योंकि तुम अब अच्छे बन रहे हो। तो इस घंटी को टॉमी पहन लेता है जो कि टॉमी को थोड़ा सा मूव करने पर भी बच जाती है दोस्तों। कुछ दिनों के बाद क्रिस उस रेलिंग को और बढ़ा देता है जिससे टॉमी अब नीचे भी जा सकता है। हालांकि उस पर एक लॉक है दोस्तों जिसे क्रिस कंट्रोल करता है। मतलब जब उसको लगता है कि लॉक खोलकर टॉमी को और घूमने देना चाहिए तो वो लॉक खोल देता है, और जब उसका मन करता है तो वो लॉक कर देता है। टॉमी भी अपनी खुशी दिखाने के लिए जंजीर और रेलिंग के साथ कुछ करतब दिखाता है। मतलब वो ऐसे दिखा रहा है कि वो बहुत ही खुश है। तो एक दिन दोपहर में टॉमी जोनाथन से पूछता है कि मेरे कमरे में पहले कौन रहता था। असल में दोस्तों आपको याद होगा ना, टॉमी जिस कमरे में है उसने वहाँ टेबल पर कुछ निशान देखे थे, तो वो उसी के बारे में पूछ रहा होता है जोनाथन से। लेकिन इससे पहले कि वो जवाब दे, क्रिस उसको बुला लेता है। इसी बीच यहाँ शहर में रीना का पीछा कुछ अजनबी लोग कार से कर रहे होते हैं। जब रीना काम पर आती है तो टॉमी नोटिस करता है कि वो उदास है। बातों ही बातों में वो रीना से कहता है कि जिसने भी तुम्हें दुख पहुंचाया, मैं यहाँ से निकलने के बाद सबक सिखाऊंगा उनको। साथ ही वो रीना से सवाल करता है कि क्या तुम ये लॉक खोल सकती हो। तो रीना कहती है मुझे पासवर्ड नहीं पता। बाद में टॉमी बगीचे में खड़ी कैथरीन को देखता है जो बड़ी खोई खोई सी लग रही होती है। तो वो क्रिस से कहता है कि क्या तुम्हारे और तुम्हारी पत्नी के बीच अभी भी पति पत्नी जैसा व्यवहार नहीं है क्या। तो क्रिस तो बात को बदल ही देता है। और अब शाम के करीब 6 बजे कैथरीन नोटिस करती है कि रीना अभी भी घर में है, जबकि उसके काम का समय तो खत्म हो चुका है। तो रीना बताती है कि कुछ लोग एक्चुअली मेरा पीछा कर रहे हैं और ये वही लोग हैं जिन्होंने मुझे इस देश में इलीगल पनाह दी है, लेकिन अब मैं उनके लिए और काम नहीं करना चाहती, इसलिए वो लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं। तो कैथरीन उसकी हालत को देखकर उसे कुछ समय के लिए अपने घर में रुकने का ऑफर देती है। थोड़ी देर बाद रीना नहाने जाती है और जब वो बाहर आती है तो टॉमी उससे हल्की फुल्की छेड़छाड़ यानी कि हंसी मजाक और फ्लर्टिंग वगैरह करता है। उसी रात दोस्तों टॉमी गलत हरकत में लग जाता है जिससे उसके गले की घंटी हिलने लग जाती है। आवाज सुनकर क्रिस वहां पर आता है और उसको डांटते हुए कहता है कि ऐसी चीजों के लिए बाथरूम का इस्तेमाल किया करो और साथ में पानी भी जला दिया करो ताकि किसी को कुछ पता ना चले। इस दौरान क्रिस ये भी कहता है कि टॉमी तुम्हारी बात सही थी, मेरा और कैथरीन के बीच का रिश्ता अभी ठीक नहीं है, इसीलिए मुझे तुम्हारी और रीना की मदद चाहिए। तो टॉमी तैयार हो जाता है उसकी मदद करने के लिए। कुछ समय के बाद टॉमी और कैथरीन एक किताब पर बात कर रहे होते हैं जो कि नशे के बारे में होती है। तो कैथरीन कहती है नशा असलियत से भागने का एक तरीका है, मगर टॉमी कहता है कि कुछ लोगों की जिंदगी इतनी मुश्किल होती है कि वो चीजें उन्हें आगे बढ़ने का सहारा देती हैं। मतलब कई लोग ऐसे हैं जिनको नशे से थोड़ी राहत मिलती है क्योंकि वो कुछ समय के लिए दुख और परेशानी सब कुछ भूल जाते हैं उस नशे करने के बाद। नशा उनकी जिंदगी के लिए एक हॉलिडे या छुट्टी जैसा होता है। इस तरह की ये आपस में बातें करते हैं। और अब शाम को कैथरीन नीचे आती है और देखती है क्रिस ने बगीचे में एक रोमांटिक डिनर तैयार किया है। रीना बिल्कुल वेट्रेस की तरह उनकी मदद करती है, मतलब सब कुछ बढ़िया तरीके से सर्व वगैरह करेगी, और जोनाथन म्यूजिक बजाता है। दोनों डांस करते हैं और काफी खुश नजर आते हैं। तो ये देखकर टॉमी की आंखें भी भर आती हैं। उसके बाद जब रीना अंदर आती है तो टॉमी उससे मदद की भीख मांगता है और एक चाकू देने को कहता है। रीना सीधे मदद तो नहीं करती लेकिन किचन का एक दराज खोलकर चली जाती है और टॉमी पूरी कोशिश करता है वहां तक पहुंचने की, लेकिन उसकी चेन छोटी पड़ जाती है। आखिरकार वो अपने पैरों की मदद से दराज थोड़ा और खोलता है और एक पतली सी स्क्रू ड्राइवर जैसी चीज निकालकर गमले में छुपा देता है। अब रात की बात है। क्रिस उसे कुकीज देता है और कहता है मैंने सालों बाद कैथरीन को इतना खुश देखा यार। तो टॉमी उससे पूछता है कि तुमने मुझे क्यों चुना और टेबल पर पड़े निशान ये क्या है, मुझसे पहले भी यहाँ पे कोई कैद था क्या। लेकिन क्रिस बिल्कुल बात को नकार देता है और वहां से बिना कुछ बोले चला जाता है। अगली सुबह जब क्रिस काम पे निकलता है तो उसे कुछ शक नहीं होता, लेकिन जैसे ही गेट बंद हो रहा होता है कुछ लोग अंदर घुस आते हैं और बगीचे में पहुंच जाते हैं जहां होती है खड़ी कैथरीन और रीना। तो जैसे ही वो लोग अपनी भाषा में बात करते हैं दोनों उनका एक्सेंट सुनकर समझ जाती हैं कि वो रीना के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। तो दोनों ही घबराकर घर के अंदर भागती हैं, पर वो लोग उनका पीछा करते करते अंदर आ जाते हैं। रीना अब रोते रोते कहती कि मुझे इनके साथ जाना होगा क्योंकि ये लोग बड़े खतरनाक हैं, इसलिए मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप लोगों को नुकसान हो। जाते जाते रीना टॉमी के पास जाती है और धीरे से उसके कान में लॉक का पासवर्ड बता देती है। तो जैसे ही वो लोग रीना को खींच कर लेकर जाने की कोशिश करते हैं टॉमी उन पे हमला कर देता है, मगर वो लोग तो उसको बुरी तरह पीट देते हैं। टॉमी भी चेन से बंधा होता है तो वो कुछ कर नहीं पाता, और जब तक क्रिस वापस आता है वो लोग जा चुके होते हैं और रीना भी नहीं होती। तो क्रिस पहले कैथरीन को संभालता है, फिर टॉमी के पास जाकर उसको एक बियर देता है और कहता है कि तुमने एक मर्द की तरह मेरे परिवार की रक्षा के लिए बहादुरी दिखाई,
इसके लिए ये लो। और फिर वो ये भी कहता है कि मुझे घर में एक मजबूत सिक्योरिटी सिस्टम लगाना पड़ेगा। अब ये सुनकर टॉमी समझ जाता है कि सिक्योरिटी सिस्टम लग गया तो मेरा तो काम हो गया, मुझे उससे पहले भागना होगा यहाँ से। और अब दोस्तों रात में टॉमी च्युइंगम को घंटी के अंदर फंसा देता है ताकि आवाज ना करे। फिर वो किताबों के ढेर पर चढ़कर लॉक तक किसी तरह पहुंचकर उसमें पासवर्ड डालता है और लॉक खोल देता है। इसके बाद नीचे जाकर वो गमले से वही स्क्रू ड्राइवर निकालता है और उससे चेन को खोलने की कोशिश करता है, जो कि पहली बार में नहीं टूटती, लेकिन कई बार जल्दी जल्दी कोशिश करने पर वो चेन टूट जाती है, जिसके साथ आखिरकार टॉमी आजाद हो जाता है। अब चेन को तोड़ने की कोशिश के दौरान हुई आवाज से दोस्तों क्रिस जाग जाता है और बंदूक लेकर आता है नीचे। तभी टॉमी शीशा तोड़कर उसे चोट पहुंचाता है और उस पर हमला करके बंदूक अपने हाथ में ले लेता है। वो सीधे बाहर निकलने की कोशिश करता है लेकिन दरवाजा बंद होता है। क्रिस उसको शांत रहने के लिए कहता है कि चुप हो जाओ, लेकिन जैसे ही टॉमी बंदूक उसकी तरफ तानता है तो क्रिस पहली बार घबराया हुआ नजर आता है। उसी समय कैथरीन भी वहाँ पे आ जाती है और दोनों को धीरे बोलने के लिए कहती है क्योंकि जोनाथन सो रहा होता है। तो वो टॉमी को बड़े प्यार से जाकर बंदूक को उसके हाथ से ले लेती है और टॉमी उसे गन दे भी देता है, मानो कि वो खुद किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहता है। तो कैथरीन उसको बड़े प्यार से कहती है तुम कहीं नहीं जा सकते। अब ये सुनने के बाद वो भड़क उठता है और उन्हें फिर से बुरा भला बोलने लग जाता है। वो चिढ़कर कहता है कि मुझे यहाँ कैद में नहीं रहना बल्कि आजाद होकर अपनी जिंदगी जीनी है। तो गुस्से में कैथरीन गलती से टॉमी को उसी नाम से बुला लेती है जो वो पहले चार्ली के लिए इस्तेमाल करती थी। वो टॉमी को स्पार्कल कह के बुलाती है, मतलब कि वो टॉमी को अपने बेटे की तरह मानने लगी है, जो कि कोई और नहीं चार्ली ही था। बाकी चार्ली के बारे में दोस्तों हम कहानी के खत्म होने के बाद बात करेंगे। ये सुनकर टॉमी और भी गुस्से में आ जाता है और कह देता है कि तुम लोगों के बेटे की जगह मैं कभी नहीं ले सकता, न जाने मेरी तरह तुम लोगों ने कितनों के साथ ये सब किया होगा। तो कैथरीन यहाँ पे कहती है अगर तुम गए तो मैं खुद को मार दूंगी, लेकिन क्रिस खुद दरवाजा खोल देता है और कैथरीन से माफी मांगते हुए कहता है कि देखो मैं पिछली बार वाली घटना नहीं दोहराना चाहता। अब यहाँ पे क्रिस किस बारे में बात कर रहा है ये भी हमें बाद में पता चलेगा। तो कैथरीन चुपचाप सिर हिला देती है और खुद को शूट करने वाली होती है। तभी क्रिस समय रहते उसे रोक देता है दोस्तों। इसके बाद कैथरीन टॉमी को रोकने के लिए कहती है, लेकिन टॉमी बिना पीछा देखे घर से भाग जाता है। काफी देर तक लगातार भागने के बाद वो सड़क के बीचों बीच गिर पड़ता है। कुछ समय के बाद दोस्तों टॉमी अपने घर लौट आता है, जहाँ एक पुलिस वाला उससे सवाल करता है कि अस्पताल में आपने बताया था कि एक परिवार ने आपको कैद करके रखा था, लेकिन आप वहाँ से भाग आए, इसके बारे में बताइए कुछ। तो टॉमी कहता है कि दवाओं के असर की वजह से मैंने पता नहीं क्या कह दिया, मुझे कुछ भी पता नहीं, बल्कि मैं तो अपने दोस्त जोनाथन के साथ कुछ दिनों के लिए वेकेशन पे गया था। अब पुलिस वालों को समझ आ जाता है कि टॉमी झूठ कह रहा है, कुछ तो बात है, लेकिन टॉमी के बयान के बिना वो कुछ कर भी नहीं सकते थे, इसीलिए वो केस क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ पर टॉमी अपनी माँ को देखकर पूछता है कि मेरी मिसिंग कंप्लेंट इन्होंने की थी। तो पुलिस उसे बता देती है कि नहीं, तुम्हारी मिसिंग कंप्लेंट तुम्हारी दोस्त गैबी ने की थी। टॉमी शॉक्ड हो जाता है। वो देखता है कि मैं करीब 3 महीनों के बाद घर आया हूँ, लेकिन मेरी माँ के पास समय नहीं है कि वो मेरे पास बैठे, बल्कि वो तो अपने रोजमर्रा के रूटीन में व्यस्त है। गैबी के अलावा किसी को भी टॉमी की फिक्र नहीं है। ये रियलाइजेशन होते ही टॉमी रात में क्लब में जाता है गैबी से मिलने के लिए, जो कि ठीक उसी तरह खुद नशा कर रही होती है जैसे कि पहले टॉमी क्या करता था। गैबी जब बेहोश हो जाती है ना, तो टॉमी उसको संभालता है और उसे वहां से बाहर लाता है। सुबह जब आता है गैबी को होश, तो टॉमी को देखकर बड़ी खुश होती है और कहती है कि मुझे जिंदगी में बहुत ही अकेलापन लगता है, ऐसा मन करता है कि मैं भी तुम्हारी तरह कहीं गायब हो जाऊं, किसी को बिना कुछ बताए। तो ये सुनकर टॉमी उससे सवाल करता है कि तुम मुझ पे विश्वास करती हो क्या? तो वो हाँ में जवाब देती है। तो टॉमी उसे क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश कर देता है और फिर अपनी कार को भी जला देता है ताकि उसे और गैबी को सभी मरा हुआ मान ले। और फिर वो गैबी को उठाकर पहुंच जाता है क्रिस के घर, जहां मेन गेट पर वो कैथरीन की दी हुई घंटी बजाता है और कैथरीन के साथ क्रिस और जोनाथन निकलकर बाहर आते हैं। टॉमी को वापस आता देखकर बड़े खुश होते हैं और उनका स्वागत करते हैं दोनों का। अब आप सोच रहे होंगे आखिर क्या हुआ ये, तो बताता हूँ दोस्तों आपको शुरू से सारी चीजें। असल में क्रिस और कैथरीन का एक बड़ा बेटा था चार्ली, जो कि नशे वगैरह की लत में पड़ गया था और एक दिन कार एक्सीडेंट में नशे की वजह से उसकी मौत हो गई। उसकी मौत का सदमा ना तो क्रिस बर्दाश्त कर पाया और ना ही कैथरीन। उन्हें तो ये लग रहा था कि हमने अगर चार्ली पे ध्यान दिया होता, उसकी नशे की आदत को छुड़ाया होता, तो शायद आज वो मरता नहीं। अब अपने इस गिल्ट से निकलने के लिए क्रिस, जो कि एक पुलिस ऑफिसर भी है, वो एक ऐसे लड़के को पकड़ कर लाता है जो ड्रग एडिक्टेड होता है और साथ ही उसकी उम्र चार्ली के बराबर होती है। तो उस लड़के को भी क्रिस और कैथरीन ने बिल्कुल टॉमी की तरह बांध के रखा और शायद मौका मिलने पर उन्होंने उसे खत्म भी कर दिया। मतलब उसके बाद जब टॉमी की बारी आई और ये लोग उसको मारने वाले थे, तभी तो क्रिस ने कहा था कि प्लीज कैथरीन इस बार मत करो, जो लास्ट टाइम हुआ वो दोहराओ मत। यानी कि क्रिस दोबारा किसी को नहीं मारना चाहता था, तभी तो उन्होंने टॉमी को जाने दिया। अब एक्चुअली में क्या हुआ दोस्तों, ये मूवी में नहीं बताया गया, बल्कि ये एक थियरी है। उस लड़के को इन लोगों ने उसी कमरे में टॉमी की तरह रखा होगा। उसके मरने के बाद कैथरीन और भी ज्यादा डिप्रेस्ड हो गई। उसकी हालत को देखकर क्रिस ने फिर टॉमी को किडनैप किया और उसकी नशे की लत को छुड़वाया, उसे परिवार का हिस्सा बनाया। बल्कि हमने ये थियरी इसीलिए बनाई क्योंकि चार्ली की मौत एक्सीडेंट से हुई थी और क्योंकि क्रिस हमेशा
टॉमी को वीडियो दिखाता रहता था ना कि नशे में गाड़ी चलाने से क्या नुकसान होता है। बाकी चार्ली को नशे की लत थी और ये बात हमें उस इंसिडेंट से पता चलती है जब ऐसे ट्राई करने के लिए जोनाथन ने एक बार सिगरेट पी ली थी और कैथरीन को ये देखकर गुस्सा भी आ गया था। तो उसने सबक सिखाने के लिए उसको कहा कि दोबारा पियो ताकि तुम्हें पता लग सके कि ये कितनी बुरी चीज है। यही चीज उन्होंने चार्ली के साथ की होती तो शायद वो जिंदा होता। और अब आ जाइए टॉमी पर। तो टॉमी भले ही रिच था लेकिन उसे ना तो कभी परिवार क्या होता है ये पता लगा और ना ही माँ बाप का प्यार मिला। उसके माता पिता पैसे कमाने और अपनी अमीरी को दिखाने में बिजी थे, इसीलिए इन चीजों से दूर रहने के लिए वो नशा करने लगा, मतलब डिप्रेशन से बाहर रहने के लिए नशा करने लगा। इस तरह धीरे धीरे वो एडिक्ट बन गया। और जब क्रिस ने उसे किडनैप करके अपने घर में जंजीरों से बांध के रखा तो टॉमी को वहां पहले तो काफी बुरा लगा, मगर जैसे जैसे टॉमी उनके हिसाब से रहने लग गया तो वो लोग भी उसको अपने बेटे की तरह मानने लगे। टॉमी को यहाँ भले ही जानवर की तरह रखा जाता था लेकिन उसे एक परिवार की तरह प्यार भी दिया जाता था। आपने देखा ही होगा ये लोग उसका बर्थडे तक सेलिब्रेट करते थे जो शायद कभी उसके असली माँ बाप ने नहीं किया था। तो इस तरह उसे क्रिस और बाकी सभी से लगाव हो गया, यहाँ तक कि वो जोनाथन से भी बड़े भाई की तरह बात कर रहा था। उसे कई मौके मिले इन लोगों को मारकर भागने के, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। फिर जब वो हिम्मत करके बाहर निकला तो उसका दिल नहीं किया यहाँ से जाने का। फिर जब वो अपनी जिंदगी में वापस लौटा तो पता चला कि उसका इंतजार वहाँ गैबी के अलावा कोई कर ही नहीं रहा था और टॉमी के लिए ये चीज ऐसी थी जैसे कि वो मर गया हो। जब वो लौट कर आया तो उनके आने की खुशी किसी को नहीं हुई। उसकी अपनी माँ तक ने उसकी कंप्लेंट नहीं लिखवाई थी, वो तो बस अपने लाइफ स्टाइल में बिजी थी। तो टॉमी गैबी से मिला। गैबी भी अपनी जिंदगी से परेशान थी और वो कहीं गायब होना चाहती थी। गैबी उससे सच्चा प्यार करती थी। टॉमी सोचता है कि मुझे वापस से क्रिस और कैथरीन के पास जाना चाहिए, वहां तो मुझे कम से कम माँ बाप वाला प्यार मिलेगा। इसलिए वो गैबी को लेकर वहां पर आ गया दोस्तों। बाकी उसने पुलिस को भी कुछ बताया नहीं था कि मैं कहाँ था। इस तरह अब यहाँ से ये सभी बढ़िया तरीके से खुश रहेंगे। बाकी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखिए अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।